हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके लगभग एंड में जाकर के 50 के एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3D टेम्पल अनवील बाय। 3D प्रिंटिंग टेम्पल की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो किसने अनवील करा है ये? केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना, ठीक है। क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना में हैदराबाद में है। और कहाँ पर है? सिद्दीपेट में है ये, ठीक है। ये 3D टेम्पल अभी बनाया गया है और इसका इनाग्रेशन कब हुआ है? इसका इनाग्रेशन हुआ है नवंबर, कौन सा नवंबर? 22 नवंबर को हुआ है 2023 में। अभी ये जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस टेम्पल को बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें 3 अलग अलग हिस्से हैं। इस 3 अलग अलग हिस्सों में कौन कौन है? एक तो शिव जी की मूर्ति और पूरा हिस्सा शिव जी के लिए है। दूसरा है पार्वती और एक है गणेश जी, ठीक है। और एक मोदक भी बनाया जा रहा है, मतलब बनाया गया है इसके अंदर इस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। इस मंदिर का जो एरिया है वो है 3800 फीट स्क्वायर है। इसकी हाइट है 30 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का ही पूरा यूज़ करा गया है और इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन सब के जो स्टैचूज़ हैं, मूर्तियाँ हैं, ये बनाई गई हैं और पूरा मंदिर भी इसी का यूज़ करके बनाया गया है, टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करके। इसमें जो कंपनी है, कंपनी कौन सी यूज़ है? हैदराबाद की कंपनी है। कंपनी का नाम है अप्सूजा इंफ्राटेक एंड कौन सी है? सिम्पी फॉर्ज। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। सिम्पी फॉर्ज क्रिएशन ये कंपनी है, ठीक है। कौन सी? ये 2 कंपनियां हैं, इन दोनों ने कोलैबोरेशन करा है। हैदराबाद की कंपनियां हैं और ये जो कंपनी है इन्होंने मेड इन इंडिया मशीनरी यूज़ करी है। क्या करी है? मेड इन इंडिया मशीनरी यूज़ करी है और सॉफ्टवेयर भी यूज़ करा है, ठीक है। अब थोड़ा 3D प्रिंटिंग होती क्या है ये जान लेते हैं कि 3D प्रिंटिंग एक नए ज़माने की मशीन और टेक्नोलॉजी है, ठीक है। क्या है ये? नए ज़माने की मशीन और टेक्नोलॉजी है। इसमें लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। जैसे सबसे पहले एक बेस में लेयर बना दी जाएगी, फिर उसके ऊपर, तो इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार करा जाता है और शुरू से लेके एंड तक ये जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं ये एकदम सिमिलर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर में ही फीड होता है। अब इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारे इंडिया में भी टेम्पल्स और बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टाइम बहुत कम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। लेबर की जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम लगती है, मतलब खर्चा बहुत कम होता है, ठीक है। अब इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये जो मंदिर है ये 3 महीने के अंदर या 3 से 6 महीने के अंदर तैयार करा गया है। वैसे ज़्यादा टाइम लगता, ठीक है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 8th वंडर, अब तक आपने सिर्फ 7 वंडर ही सुने होंगे, है ना। 7 वंडर सुने हैं, तो अब ये 8वें वंडर की बात हो रही है। वंडर का मतलब है अजूबा, है ना। क्या है? अजूबा। तो यहाँ पर अजूबे की बात हो रही है, 7 वंडर्स की बात हो रही है। अभी 8वां वंडर कौन बना है? पोम्पी इटली, अंकोर वाट कंबोडिया या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ताजमहल इंडिया? तो कौन सा है? सही आंसर क्या है इसका? है अंकोर वाट कंबोडिया। अंकोर वाट एक हिंदू टेम्पल है, ठीक है। किस में है ये? कंबोडिया में है। अब पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो ये जो है ये सबसे बड़ा विशाल हिंदू टेम्पल है जो कि यूनेस्को, किसमें? जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आया हुआ है। ये मंदिर है किसके लिए? ये लॉर्ड विष्णु के लिए है, मतलब विष्णु भगवान के लिए है ये मंदिर, ठीक है। और ये 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। किसने बनाया गया था? सूर्यवर्मन ने। किसने? सूर्यवर्मन सेकंड ने बनाया था ये,
ठीक है। बेसिकली हिंदू टेम्पल था, लेकिन बाद में ये बुद्धिस्ट टेम्पल में चेंज हो गया था। ठीक है। अब ये जो पोम्पी इटली है ना, पोम्पी इटली वो वाला जगह है जो कि अंकोर वाट और पोम्पी इन दोनों में कंपटीशन हुआ था एंड में, तो अंकोर वाट जीत गया था, ये हार गया था। ठीक है, ये 8th वंडर नहीं है। अच्छा, अब जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ये भी वन ऑफ द वंडर है, एक अजूबा है पूरे विश्व का। और ताजमहल जो हमारे इंडिया में है ये तो है ही। अब टोटल 8 हो गए हैं। अभी इन 8 में से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी है, इन्हीं 8 में से ताजमहल भी है, और एक है अंकोर वाट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये है साउथ एशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व या सेंचुरी कहाँ पर है। यहाँ साउथ एशिया की बात हो रही है। ठीक है, एशिया में भी कौन सा, साउथ एशिया। उसका पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में कहाँ पर, लद्दाख में हैनले विलेज में। कहाँ पर, हैनले विलेज में। और कहाँ पर है ये हैनले विलेज में, चांगथांग। ठीक है, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब इस एड्रेस को देखकर आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद हो गई। अगर कोई पूछे कि चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। ये भी अलग से क्वेश्चन बन के आ सकता है, हैनले विलेज। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डार्क स्काई रिजर्व है इसको देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो डार्क स्काई रिजर्व का से मतलब ये है कि जैसे रात में जब कभी अंधेरा होता है ना, और हम लोग क्या करते हैं कि आसमान में देखते हैं, स्टार्स वगैरह देखते हैं, सितारे देखते हैं, चांद देखते हैं, तो अंधेरे में भी, रात को भी हमको कुछ नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि आसपास की जो बिल्डिंग्स होती हैं ना, उनके अंदर से इतनी ज़्यादा लाइटें आती हैं कि आसमान में जो स्टार्स होते हैं वो उसकी लाइट को छुपा लेते हैं, और हमें जो स्टार्स होते हैं वो नहीं दिख पाते लाइट पोल्यूशन की वजह से। तो इसीलिए जो लद्दाख है वहाँ पर हैनले विलेज में पहला डार्क स्काई रिजर्व खोला गया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि इस चीज़ से हम क्या करेंगे, एस्ट्रो टूरिज़म को बढ़ावा देंगे। एस्ट्रो टूरिज़म वही होता है कि जो लोग चांद सितारे वगैरह उनको देखना, उनकी स्टडी करने में जो बहुत ज़्यादा एंकरेज रहते हैं ना, तो ये उस तरह के टूरिज़्म को बढ़ावा देगा। ठीक है, और ये एक दुनिया का सबसे जो हाइट पर लोकेटेड ऑप्टिकल फाइबर है ना, टेलीस्कोप, ये वो है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द COP28 इज़ करेक्ट। कौन सी करेक्ट है, सही कौन सी है, यहाँ पर हमें सही बतानी है। ठीक है, तो पहली है मेजर पेट्रोलियम कंपनीज एंड ऑयल कंपनीज एग्री टू अचीव कार्बन, ये न्यूट्रलिटी है। ठीक है, कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। सेकंड है अचीव नेट ज़ीरो मीथेन बाय 2030। थर्ड है चीफ ऑफ COP20 सुल्तान अल जबेर, ये ई आएगा यहाँ पे, और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें सही स्टेटमेंट बतानी है, तो इसका आंसर है ये सारी ही सही हैं। क्यों है, क्योंकि COP28 आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर हो रही है, दुबई में हो रही है। अभी हो रही है ये, है ना, दिसंबर में चल रही है, अभी दुबई UAE में चल रही है ये। तो इसमें जो बात निकल कर आई है वो ये है कि जितनी भी मेजर बड़ी बड़ी पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं या ऑयल कंपनीज़ हैं, वो किस बात पर सहमत हुए हैं, वो सहमत हुए हैं कि हम 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करेंगे। मतलब जितना कार्बन एमिट करेंगे उतने ही कार्बन को हम न्यूट्रलाइज भी कर देंगे, एब्जॉर्ब भी करवा लेंगे। एक तो इस बात पे ये लोग सहमत हुए हैं। दूसरा ये हुआ है कि इसी तरह से नेट ज़ीरो मीथेन, कि मीथेन का भी नेट ज़ीरो अचीव करेंगे 2030 तक, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि COP28 का जो चीफ है वो, उनका नाम क्या है, सुल्तान अल जबेर है। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही आंसर डी आएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे जो चैनल है उसके अंदर MCQs की सीरीज़ चल रही है, करंट अफेयर, जिसमें करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं। इसी तरह से पॉलिटी के करंट अफेयर हैं। ठीक है, और हमारी एक खुद की मंथली मैगज़ीन है, वो है, अगर आपको पढ़ना है मंथली मैगज़ीन तो वो भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ट्रिक्स से पढ़ाई करनी है तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप BPSC मेंस आंसर राइटिंग के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल में जाएं और हमारी वीडियो से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में बात हो रही है। एसोसिएटेड विद क्रशिंग इंसर्जेंट ग्रुप इन म्यांमार,
क्रशिंग पाकिस्तान इन लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश, क्रशिंग तिब्बत बाय चाइना, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है क्रशिंग पाकिस्तान इन लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, अब ऑपरेशन ट्राइडेंट में क्या था कि सबसे पहली बात तो ये लॉन्च किसने करा था, ये लॉन्च करा था हमारी इंडियन नेवी ने लॉन्च करा था। ठीक है, पाकिस्तान की पोर्ट सिटी कराची पर कब करा था, जब इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था 1971 का, ये तब की बात है। ठीक है, तो तब दिसंबर 4 और 5 को, ठीक है, ये अटैक इंडियन नेवी ने करा था, कहाँ पर, कराची पोर्ट पर करा था। अब इसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल हमारे यहाँ पर 4 दिसंबर, कौन सा, 4 दिसंबर को क्या बनाया जाता है, नेवी डे बनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल करी थी हमारी नेवी ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स-रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट इज सेट टू बी लॉन्च बाय। यहाँ पर एक्स-रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट की बात हो रही है, इसे कौन लॉन्च करेगा, इसरो, नासा, रॉसकॉस्मोस या जाक्सा। तो इसका सही आंसर है हमारा इसरो करेगा, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, ये यूएसए की है, कहाँ की है, यूएसए की। रॉसकॉस्मोस ये रशिया की है, और जाक्सा कहाँ की है, ये है जापान की। तो एक्स-रे पोलैरीमीट्री, ये देखकर कोई भी थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या आएगा, इसरो आएगा, हमारे ही देश ने करा है ये। ठीक है, अब ये एक्स-रे पोलैरीमीट्री में है क्या, इसमें क्या है कि ये जो सैटेलाइट है ये आसमान में जो सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब क्या है, जितने प्लैनेट्स वगैरह हैं, स्टार्स हैं जो हमें दिखते हैं, उनके अंदर से जो एक्सरेज निकलती है ना, एक्सरेज, ये उनको स्टडी करेगा ये वाला एक्स-रे पोलैरीमीटर। तो इसीलिए इसका नाम एक्स-रे है कि इनके अंदर से जो एक्सरेज निकल रही हैं ये उसको स्टडी करेगा। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हु वॉन द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा इन 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कौन से नंबर का, 54th नंबर का, जो कि कहाँ पर हो रहा है, जो कि गोवा में हो रहा है, उसकी बात हो रही है। उसके अंदर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, माइकल डगलस, अब्बास अमीनी, शाहरुख खान या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है माइकल डगलस को मिला है। ठीक है, अब्बास अमीनी को अगर देखें तो अब्बास अमीनी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। क्या मिला है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2023 का, किसका, 2023 का। पर्शियन फिल्म, कौन सी फिल्म है, पर्शियन फिल्म है, उसका नाम है एंडलेस बॉर्डर्स, इसके लिए। ठीक है, अब्बास अमीनी ने इसको डायरेक्ट करा है, बेस्ट फिल्म का मिला है इसको, शाहरुख खान को नहीं मिला। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम साउथ एशिया की पहली कंट्री टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। यहाँ किसकी बात हो रही है, सेम सेक्स मैरिज की बात हो रही है, और रजिस्टर की बात हो रही है कि किसने रजिस्टर करा है, इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल और वियतनाम। तो इसका सही आंसर है नेपाल। रजिस्टर अगर करा है तो नेपाल आएगा। अब इससे कन्फ्यूज़न एक कन्फ्यूज़न बनता है कि 2019 में ताइवान जो कंट्री है वो पूरे एशिया में अकेली ऐसा नेशन है जिसने कि सेम सेक्स मैरिज को क्या करा था, लीगलाइज कर दिया था। ठीक है, तो अभी नेपाल का आया है, तो अगर यहाँ पर एशिया आएगा तो ताइवान आएगा जिसने कि लीगलाइज करा है। लेकिन साउथ एशिया में अगर देखा जाए जिसने कि रजिस्टर करा है, ठीक है, साउथ एशिया में जिसने रजिस्टर करा है तो वो आएगा नेपाल। अब अगर अपने इंडिया को देखें तो इंडिया में अभी 17 अक्टूबर की ही बात है, अभी पिछले महीने 17 अक्टूबर 2023 को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेम सेक्स मैरिज को फंडामेंटल राइट नहीं माना। क्या नहीं माना, फंडामेंटल राइट नहीं माना। इसका मतलब इनडायरेक्टली सेम सेक्स मैरिज की लीगैलिटी को डिनाई कर दिया गया। ठीक है,
फंडामेंटल राइट नहीं माना, इनडायरेक्टली क्या करा, सेम सेक्स मैरिज की लीगैलिटी को डिनाई कर लिया। अगर आपको सेम सेक्स मैरिज के टॉपिक को कवर करना है, कंप्लीट करना है, तो हमारे चैनल पर सेम सेक्स मैरिज की वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आपको ये 8 क्वेश्चन कैसे लगे, और आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में तो हमसे पूछें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।